हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 2024 में केमिस्ट्री का पेपर देना है, वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले और 5 नंबर वाले इन सभी क्वेश्चंस को हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। सही सुना आपने। जो भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो आपके 3 नंबर में भी पूछे जाते हैं, 4 नंबर और 5 नंबर वाले भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन पढ़कर जाना बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस इतना पढ़ लो और ये जो आपके क्वेश्चन होंगे ये आपके चैप्टर 9 जो आपका एमियन चैप्टर है, इस चैप्टर के ये क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा इसमें मैं आपको प्रयोगशाला विधियां भी बताऊंगा जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आते हैं, मतलब सब कुछ हम क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन को जान लेते हैं। 2, 3, 4, 5 सभी प्रकार के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन है आपका कि नाइट्रोबेंजीन के उदासीन माध्यम में अपचयन की अभिक्रिया लिखिए। नाइट्रोबेंजीन जो होता है उसका उदासीन माध्यम में अपचयन की अभिक्रिया आपको लिखनी है। अब नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला तो सबको पता होगा। फॉर्मूला देखो क्या होता है, C6H5NO2, ये आपका होता है स्टूडेंट नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, आपको नाइट्रोबेंजीन के उदासीन माध्यम में अपचयन की अभिक्रिया लिखनी है। अब नाइट्रोबेंजीन है, इसका हम लोग अपचयन कराएंगे। देखो अपचयन हम किसकी उपस्थिति में कराएंगे? हाइड्रोजन द्वारा इसका अपचयन कराएंगे। 2H हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और जिंक ले लेंगे Zn और अमोनियम क्लोराइड ले लेंगे NH4Cl, इसके द्वारा हमने अपचयन करा दिया। तो बनेगा क्या, देखो ध्यान से समझना क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपका बनेगा C6H5NO बनेगा। देखो यहां पे क्या हुआ, यहां से एक O जो है इस H2 के साथ जुड़ गया और H2O आपका बाहर निकल गया। देखो यहां पे 2H है यानी कि H2 है और ये O निकल गया, बचा क्या? C6H5NO बचा। इसका नाम है नाइट्रोसोबेंजीन। ठीक है, अब फिर से हम इसका जब अपचयन कराएंगे, देखो फिर से इसका हम लोग अपचयन कराते हैं हाइड्रोजन की उपस्थिति में। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ही लेंगे तो ये हमारा फाइनली बन जाएगा C6H5। ये तो आपका ऑलरेडी NH, N ले लेते हैं और एक H ले लेते हैं और OH, ये आपका हो जाएगा फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन, यही बनता है। यानी कि जब हम नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम में अपचयन कराते हैं तो क्या बनेगा? यहां पे आपका फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन बनेगा, यही मेन प्रोडक्ट आपका है। ठीक है, बट ये रिएक्शन 2 पदों में हुई है। सबसे पहले हमने नाइट्रोबेंजीन का अपचयन कराया तो हमारा नाइट्रोसोबेंजीन बना, फिर नाइट्रोसोबेंजीन का अपचयन कराया तो हमारा फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन बन गया और यही हमारा टोटल जो कंप्लीट रिएक्शन यही होगा। इनका नाम है नाइट्रोबेंजीन, नाम लिख दो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, इनका हमने अपचयन कराया तो हमारा ये बना नाइट्रोसोबेंजीन, इनका नाम है नाइट्रोसोबेंजीन। ठीक है, फिर इनका हमने अपचयन कराया तो हमारा फाइनली बना फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन, इनका नाम है फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है, मतलब इतना आपको समझना है, इसमें कुछ खास था नहीं, सिंपल सा है, इसीलिए ये 2 नंबर में आते हैं। मतलब हमें नाइट्रोबेंजीन लेना है। अभी देखिए अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी, अभी मैं आगे आगे बहुत अच्छे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊंगा। ठीक है, तो नाइट्रोबेंजीन हमने लिया, इसका अपचयन हमने कराया हाइड्रोजन से तो हमारा नाइट्रोसोबेंजीन बना, फिर इसका अपचयन हमने करा दिया तो हमारा फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन बन गया। बस हो गया फर्स्ट रिएक्शन। दूसरा रीजन पूछा जाता है कुछ इस प्रकार से, इसको ध्यान रखिएगा। मतलब रीजन पूछा जाता है कि एथिल एमीन क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करती है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। देखिए हमारा जो एथिल एमीन होता है, एथिल एमीन का फॉर्मूला है C2H5NH2। ठीक है, ये होता है एथिल एमीन का फॉर्मूला। अब देखिए स्टूडेंट, इसका रीजन क्या है कि आखिर एथिलेमीन क्षारीय प्रकृति क्यों प्रदर्शित करती है? तो देखो इसका रीजन सिंपल सा है। नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण एथिलेमीन अन्य एमीनों की तरह क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करती है।
यानी कि जो हमारा ये एथिलेमीन है इसमें जो नाइट्रोजन है इस पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं और इसी के कारण एथिलेमीन अन्य एमीनों की तरह क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करती है। बस इतना सा लिख देना है कि एथिलेमीन में जो नाइट्रोजन परमाणु होता है इस पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है और इसी के कारण ये क्षारीय गुण प्रदर्शित करती है। यह एक दुर्बल एकाकी क्षारक का व्यवहार प्रदर्शित करती है। बस 2 नंबर में भैया इतना ही आपको लिखना है, कुछ खास नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मिट अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो आपको स्मिट अभिक्रिया के बारे में बताना है। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये शायद हमारे चैप्टर 8 में भी था, ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन इस चैप्टर में भी है क्योंकि स्मिट अभिक्रिया जो है इसके द्वारा हम प्राथमिक एमीन बनाते हैं। अब भाई ये एमीन चैप्टर है तो इसमें तो होगा ही होगा। ठीक है, तो स्मिट अभिक्रिया होती क्या है, ध्यान से समझना, कुछ है नहीं इसमें। यह प्राइमरी एमीन बनाने की विधि है। जो स्मिट अभिक्रिया है ये प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है। प्राइमरी एमीन का मतलब प्राथमिक एमीन, ठीक है, बनाने की विधि है। इसमें होता क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर कराने पर मेथिलेमीन बनता है। मतलब आपको कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का फंक्शनल ग्रुप COOH होता है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है, उसकी अभिक्रिया N3H से करानी है। किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो मेथिलेमीन बनेगा। मेथिलेमीन प्राथमिक एमीन है तो यही स्मिट अभिक्रिया कहलाएगी। तो सबसे पहले हम एक कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेते हैं, जैसे एक ले लेते हैं हम लोग एसिटिक अम्ल CH3COOH। ये एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है क्योंकि इसमें COOH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ करानी है N3H, ये हाइड्रोजोइक एसिड का फॉर्मूला है। किसकी उपस्थिति में करानी है ये भी जानना जरूरी है। इसकी अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करानी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, तो हमारा बनेगा क्या, देखो ध्यान देना, CH3 हमारा ऐसे हो जाएगा CH3। ठीक है, यहां से एक N ले लेंगे, N ले लिया, यहां से H और यहां से H ले लेंगे तो ये NH2 हो जाएगा, ये हमारा मेथिल एमीन हो गया। ठीक है, बचा क्या, देखो COO बचा तो हम CO2 लिख देंगे। ठीक है, और प्लस नाइट्रोजन भी बचा N2, ये भी हम लिख देंगे। क्यों, क्योंकि N3 था, हमने एक N ले लिया था तो N2 बचा। ठीक है, तो ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। तो स्मिट अभिक्रिया में हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराएंगे तो भैया प्राथमिक एमीन बनेगा। ये मेथिल एमीन है, मेथिल एमीन बना और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगा। इनका नाम है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ठीक है, और इन भाई साहब का नाम है हाइड्रोजोइक अम्ल। अभी मैंने बताया था हाइड्रोजोइक अम्ल। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है, उसकी अभिक्रिया N3H से करानी है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो प्राथमिक एमीन बनेगा। यही हमारी स्मिट अभिक्रिया है और स्मिट अभिक्रिया के द्वारा हम प्राथमिक एमीन को बनाते हैं। बस हो गया। ठीक, इसको मैं हटाता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ये 3 नंबर और 4 नंबर दोनों में पूछा जाता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, 2 रिएक्शन है, एक कार्बिलेमीन अभिक्रिया और एक हाफमान ब्रोमे एमाइड अभिक्रिया। आपसे कहा जाएगा निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। कार्बिलेमीन अभिक्रिया, हाफमान ब्रोमाइड एमाइड अभिक्रिया, इन पर टिप्पणी लिखने को दिया जाता है और ये 3 नंबर और 4 नंबर दोनों में आते हैं। तो सबसे पहले हम कार्बिलेमीन अभिक्रिया को पढ़ लेते हैं, ये क्या होता है, ध्यान से समझना, इसमें कुछ है नहीं। कार्बिलेमीन अभिक्रिया आपको बतानी है। तो एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो KOH होता है, इसके साथ गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनाइड, जिसे हम एथिल कार्बिल एमीन कहते हैं, ये बनता है, जिसकी गंध अरुचिकर होती है और इसी अभिक्रिया को हम कार्बिलेमीन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब आपको एथिलेमीन लेना है, क्लोरोफॉर्म लेना है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH लेना है, इनको गर्म करना है तो एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा, जिसको हम एथिल कार्बिलेमीन भी कहते हैं। इसी अभिक्रिया को कार्बिलेमीन अभिक्रिया कहते हैं।
जैसे देखो, सबसे पहले हम एथिलेमीन लेंगे जिसका फॉर्मूला होता है C2H5NH2, ये है एथिलेमीन। इसकी अभिक्रिया हमें क्लोरोफॉर्म से करानी है, इसका फॉर्मूला होता है CHCl3, और हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करानी है KOH से। ठीक है, हम इसको गर्म करेंगे, तीनों को मिक्स किया मैंने, भाई हमारे पास हम प्रयोगशाला में तो बैठे नहीं है। ठीक है, तीनों को मिक्स किया, अब इसको गर्म करेंगे तो हमारा बनेगा क्या, देखो C2H5 आपका हो गया, C2H5 हो गया। ठीक है, यहां से N ले लेंगे, यहां से C हो जाएगा, तो ये NC हो जाएगा। ये है एथिल आइसोसाइनाइड, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। और क्या बनेगा हमारा KCl बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा, और प्लस हमारा H2O बनेगा। ठीक है, लेकिन यहां पे चेक करते हैं कि देखिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है, देखो इधर आपका C2H5 है, इधर भी C2H5 है, N है, इधर भी N है। ठीक है, कार्बन है, यहाँ पे क्लोरीन 3 है। ठीक है, और इस साइड में सिर्फ एक क्लोरीन है, तो इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 3 लगा देंगे, अब ये 3 क्लोरीन हो गया। ठीक है, बट एक और प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे पोटेशियम 3 हो गया, इधर सिर्फ 1 है, तो इसके आगे भी हम लोग 3 लगा देंगे। ठीक, तो अब ये रिएक्शन लगभग बैलेंस है, लेकिन हमें मॉलिक्यूल्स को गिनना होगा। देखो कार्बन कितना है, इधर 2 और 1 3, इधर कितना है 2 और 1 3 है। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है 5 2 7 7 1 8 और 8 3 11 है, इधर कितना है 5 और 2 7 ही है, तो इसके आगे हम 3 लगा देंगे, तो 5 और 2 का 3 से गुणा होगा 6 11 इधर भी हो गया। ठीक है, बस आपका रिएक्शन अभी बैलेंस है। उसके बाद में पोटेशियम कितना है 3 है, इधर भी पोटेशियम 3 है, क्लोरीन कितना है 3 है, इधर भी 3 है, अभी ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। तो इसमें आपको एथिलेमीन लेना है, क्लोरोफॉर्म लेना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना है, तीनों को गर्म करना है, तो हमारा एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा। ये पोटेशियम क्लोराइड है, ये जल है। ठीक है, बस ये आपका एथिल आइसोसाइनाइड ये मेन प्रोडक्ट बनेगा। तो इसको नाम दे देते हैं, इसका नाम है एथिल एमीन। ठीक है, इनका नाम है क्लोरोफॉर्म, या इसी को हम ट्राइक्लोरोमेथेन भी बोलते हैं, क्योंकि 3 क्लोरीन है तो ट्राइक्लोरो हम कह सकते हैं, और 1 कार्बन है तो मेथेन। ठीक है, इसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका मेन प्रोडक्ट है। यहां से मैं लिखता हूं, थोड़ा बड़ा नाम है, एथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, साइनाइड, ये हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा। तो यही है आपका कार्बिलेमीन अभिक्रिया, इसको हम एथिल कार्बिलेमीन भी बोलते हैं, और शायद इसीलिए इसका नाम पड़ा कार्बिलेमीन रिएक्शन। तो देखिए एथिलेमीन कार्बिलेमीन अभिक्रिया क्या है, एथिलेमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनाइड बनता है, जिसकी गंध अरुचिकर होती है, और इस रिएक्शन को कार्बिलेमीन रिएक्शन कहते हैं। तो हमने एथिलेमीन लिया, क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराया, तो हमारा एथिल आइसोसाइनाइड बना। यही रिएक्शन कार्बिलेमीन रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। मैंने बताया था काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दोनों साथ में ज्यादातर देखे जाते हैं, मतलब ज्यादातर साथ में ही दोनों रिएक्शंस आते हैं। थर्ड रिएक्शन है हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। वैसे सारे जो आपके नेम्ड रिएक्शन है उसका मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने सारे नेम्ड रिएक्शन को एक ही वीडियो में क्लियर कराया था। ठीक है, बट यहाँ पे आपको चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारे रिएक्शन बताए जाएंगे। तो हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया क्या है, नाम से ये स्पष्ट है। देखो, वो अभिक्रिया जिसमें एलिफैटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइड, जैसे आपको एरोफैटिक या फिर एलिफैटिक एसिड एमाइड आप ले लीजिए। एसिड एमाइड का मतलब जैसे बेंजेमाइड आप ले सकते हैं, एस्टेनामाइड ले सकते हैं। ठीक है, द्रव ब्रोमीन के साथ, यानी कि Br2 जो आपका ब्रोमीन होता है उसके साथ कास्टिक पोटास के जलीय विलयन में, कास्टिक पोटास का फॉर्मूला होता है KOH, इसके जलीय विलयन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके प्राथमिक एमीन बनाते हूं, तो ये अभिक्रिया हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहलाएगा। मतलब आप कोई भी एलिफैटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइन ले लें, उसके बाद में उसका ब्रोमीन जल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दें। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, प्राथमिक एमीन बनेगा। यही रिएक्शन आपका होगा हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम कोई एरोमेटिक एमाइड ले लेते हैं, एसिड एमाइड, जैसे आपका फॉर्मूला होगा C6H5CONH2, इनका नाम है बेंजेमाइड। ठीक है, बेंजेनामाइड। तो इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे किससे, ब्रोमीन से कराना है Br2। ठीक है, उसके बाद में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराना है KOH से। ठीक, तो देखिए बनेगा क्या, यहाँ पे हमारा प्राथमिक एमीन बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बनेगा, C6H5 है तो C6H5 हो जाएगा। ठीक है, यहां से NH2 ले लेते हैं, NH2, और इसके साथ आपका बनेगा, मैं नीचे लिख दूंगा यहाँ पे
KBr बनेगा। पोटेशियम ब्रोमाइड कहाँ से बनेगा, देखो यहाँ पे पोटेशियम है और यहाँ पे ब्रोमीन है, ठीक है, पोटेशियम और ब्रोमीन मिलकर KBr बना लेंगे। उसके बाद में K2CO3 भी बनेगा, K2CO3 यानी कि पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है, और आपका जल भी बाहर निकलेगा। लेकिन रिएक्शन आपका बैलेंस है कि नहीं, इसको भी ध्यान देना जरूरी है। देखो इस साइड में कार्बन कितना है 6 और 1 7, इधर भी 6 है और 1 7 है, कार्बन तो बैलेंस है, ठीक है, बट हाइड्रोजन 5 2 7 और 1 8 है, इधर कितना है 5 2 7 और 2 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक एक को बैलेंस करेंगे। पोटेशियम कितना इधर 1 है, इधर पोटेशियम कितना है देखो 1 और 2 1 3 है, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, इसके आगे हम लोग 4 लगा देंगे, 4 पोटेशियम, ठीक है। तो अब इधर कितना पोटेशियम है 2 और 2 1 3 है, ठीक है, तो इसके आगे भी 2 लगा देंगे। अब देखिए पोटेशियम बराबर हो गए 2 और 2 4, ठीक है। ब्रोमीन 2 आपका था, ब्रोमीन भी इक्वल हो गया। अब ये रिएक्शन आपका बैलेंस है, लेकिन एक चीज और है, हाइड्रोजन हम लोग गिन लेते हैं कितना है 5 2 7 और 4 7 4 11, ठीक है। इधर कितना है 5 और 2 7 7 और 2 9 ही है, तो इसके आगे 2 लगा देंगे। अब ये भी 2 का 2 से गुणा का 4 और 7 4 11 ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये रिएक्शन आपका बैलेंस है, यानी कि जब हम बेंजामाइड की अभिक्रिया द्रव ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो हमारा एनिलीन बनेगा, इसका नाम है एनिलीन, और ये एक प्राथमिक एमीन है, ठीक है। एनिलीन बनेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड और पोटेशियम कार्बोनेट भी बनेगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, इसका नाम है बेंजेमाइड, ठीक है, बेंजेमाइड। तो यही कहा गया था कि जब हम किसी एरोमेटिक एसिड एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन जल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमारा बनता है प्राथमिक एमीन, यानी कि एनिलीन बन गया। यही है हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, 3 नंबर और 4 नंबर दोनों में ये पूछा जाता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं अपना 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे 5 मार्क वाले क्वेश्चंस में आते हैं, यानी कि जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन जिसको हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं, ये क्वेश्चन उसी में पूछा जाता है। देखो क्या है, एथिलअमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्न के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। पहले आपको बताना है कि एथिलअमीन कैसे बनाएंगे, उसका आपको प्रयोगशाला विधि देना है। फिर आपको बताना है कि एथिलअमीन की अगर इन दोनों से हम रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, ये इसके रासायनिक गुण हैं। एथिलअमीन के रासायनिक गुण कि अगर क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलीय KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ये तो मैंने अभी आपको बताया था कार्बिलएमीन अभिक्रिया में, ये वही चीज है। और दूसरा नाइट्रस अम्ल से अगर हम रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा। तो चलिए देखते हैं, लेकिन सबसे पहले एथिलअमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि समझते हैं। देखो प्रयोगशाला विधि ये भी मैंने अभी आपको बताया था, किसमें, जो मैंने हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया बताया था वही रिएक्शन यहां पे आपको करना है, बस सिंपल सा है। देखो प्रोपियोनामाइड पर बेंजीन तथा, थोड़ा चेंज है, तो प्रोपियोनामाइड पर बेंजीन तथा कास्टिक पोटास विलयन की क्रिया कराने से एथिलअमीन बनता है। यह क्रिया हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहलाती है। देखिए मैंने आपको रिएक्शन में अभी अभी बताया ही था, ठीक है, कि एरोमेटिक एसिडमाइड हो या एलिफैटिक एसिडमाइड हो, उसका रिएक्शन आपको कराना है ब्रोमीन और कास्टिक पोटास से। वही चीज है, वहां पे मैंने बेंजामाइड लिया था, यहां पे मैं प्रोपियोनामाइड ले लूंगा, बस हो गया, बाकी वैसे ही रिएक्शन होगा। तो प्रोपियोनामाइड पर ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास विलयन की क्रिया कराने से एथिलअमीन बनता है। यह क्रिया हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहलाती है। तो सबसे पहले हम प्रोपेनामाइड ले लेते हैं, ठीक है। तो प्रोपेनामाइड का फॉर्मूला होगा C2H5CONH2, ये है हमारा प्रोपियोनामाइड, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, 2 ये और एक ये 3 कार्बन, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हमें ब्रोमीन से करानी है Br2, ठीक है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करानी है KOH से, इसका रिएक्शन हमें कराना है। तो हमारा बनेगा क्या, प्राथमिक एमीन बनता था, ठीक है। तो यहां पे क्या बनेगा, देखो ध्यान से समझना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है। सबसे पहले तो हमारा एथिलअमीन बनेगा, क्योंकि एथिलअमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि दे रहे हैं। तो C2H5 आपका हो गया, C2H5 और NH2 को ले लेते हैं, NH2, ये आपका हो गया एथिलअमीन। और प्लस आपका क्या बनेगा, मैंने बताया था उसमें K2CO3 बना था, K2CO3 बना था, और पोटेशियम ब्रोमाइड बना था KBr,
और भी हमारा एक बना था H2O, ये हमारा बना था। लेकिन रिएक्शन बैलेंस करना होगा। देखो यहां पे कार्बन कितना है, 2 है, एक 3 है। इधर कार्बन कितना है, 2 है और एक 3 है। चलो ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन कितना, 5 2 7 और एक 8 है। इधर कितना है, 2 5 7 और 2 9 हाइड्रोजन है। तो अभी मैं रिएक्शन बैलेंस करूंगा। ब्रोमीन कितना, यहाँ पे 2 और एक 3 है और इधर आपका सिर्फ और सिर्फ 2 ब्रोमीन है। ठीक है। बट यहां पे एक चीज आपको ध्यान देना है, मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ब्रोमीन कितना है, सॉरी यहाँ पे ब्रोमीन नहीं, पोटेशियम 3 है। देखो K2 एक ये और ये के पोटेशियम 3 है, यहाँ पे सिर्फ एक पोटेशियम है। ठीक है। तो अभी हम इसको बैलेंस करेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ब्रोमीन कितना है, इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 2 है भैया। ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए पहले हमें ब्रोमीन 2 करना होगा। लो हमने कर दिया। अब पोटेशियम कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे सिर्फ एक पोटेशियम है तो इसके आगे 4 लगाना होगा, तब ये 4 होगा। ठीक है, हो गया। अब हमारा देखो क्या क्या बैलेंस है। कार्बन तो पहले से बैलेंस था, ब्रोमीन हमारा 2 है, इधर भी 2 है, पोटेशियम इधर 4 है, इधर भी 2 और 2 4 हो गया। ठीक है। अब हमारा क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन कितना, 1 है, यहां पे भी 1 है। बस सिर्फ हाइड्रोजन बैलेंस करना। देखो 5 2 7 और 4 11 हो गए। इधर कितना है, 5 2 7 और 2 9 ही है, तो इसके आगे 2 लगा देंगे तो 5 और 2 7 और 4 11 ये भी हो जाएगा। तो ये हमारा रिएक्शन हो चुका है। इसका नाम है प्रोपियोनामाइड। नाम मैं लिख देता हूं ताकि प्रॉब्लम ना हो। प्रोपियोनेमाइड ठीक है। इसकी अब क्रिया ब्रोमीन जल से कराई हमने, पोटेशियम कास्टिक पोटास या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराया तो एथिलेमीन बना। इनका नाम है एथिलेमीन। ठीक है, ये हमारा बन गया भैया। इसके साथ पोटेशियम कार्बोनेट बना, पोटेशियम ब्रोमाइड बना और जल बना। बस यही मेन हमारा एथिलेमीन है। तो इस तरह से हम प्रयोगशाला में एथिलेमीन बना सकते हैं। मतलब प्रोपियोनामाइड पर ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास विलयन की क्रिया कराने से एथिलेमीन बनता है। ये क्रिया हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया कहलाती है। तो हमने प्रोपियोनामाइड लिया, ब्रोमीन जल से रिएक्शन कराया और कास्टिक पोटास से कराया तो एथिलेमीन बन गया। ठीक है, यही आपका रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अभी आपको इसमें और भी, क्योंकि 5 नंबर में इतना लिखने से काम नहीं होगा। अभी देखो क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलीय KOH, देखो क्या लिखा है, निम्न के साथ इसकी रासायनिक अपक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलीय KOH के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो एथिलेमीन के रासायनिक गुण इसको बोलेंगे। तो सबसे पहले क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलीय KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो एल्कोहलीय कास्टिक पोटास तथा क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करके एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। वही रिएक्शन जो मैंने आपको बताया था कार्बिलेमीन रिएक्शन में। मतलब हम ले लेते हैं एथिलेमीन C2H5NH2, इसी का तो रिएक्शन कराना है। किससे कराना है, क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलीय KOH से। तो हम CHCl3 से करा देंगे, क्लोरोफॉर्म और KOH से करा देंगे। भैया जो दिया गया है वही मैं करा रहा हूं। ठीक है, इनका हम रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा क्या, वही सेम प्रोसेस जो मैंने बताया था। C2H5 हो गया, C2H5 और N और एक C ले लेंगे, NC बन गया, NC। ठीक है, और प्लस क्या बनेगा, K और Cl मिलकर बना लेंगे KCl और प्लस बनेगा H2O। ठीक है, यही बनेगा भैया। तो यहां पे अब रिएक्शन बैलेंस करना है हमें। कार्बन कितना है, 2 एक 3 है, इधर कितना है 2 और एक 3 है। चलो हाइड्रोजन कितना है, 5 2 7 एक 8 और एक 9, इधर कितना है 5, सिर्फ 5 और 2 7 ही है। ठीक है, अब क्लोरीन कितना है, इधर 3 है, इधर सिर्फ एक क्लोरीन है। ठीक है, तो इसके आगे हम 3 लगा देंगे, ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पोटेशियम कितना है, 3 है, इधर इधर एक ही है, तो इसके आगे भी 3 लगा देंगे, काम खत्म। इतना रिएक्शन बैलेंस। अब देखो कार्बन हमारा 2 और एक 3 है, इधर भी 3 है। हाइड्रोजन भी, नाइट्रोजन कितना 1 है, इधर भी 1 है। क्लोरीन 3 था, क्लोरीन इधर भी 3 है, पोटेशियम 3 है, इधर भी 3 है। अब सिर्फ बचता ऑक्सीजन कितना है, 3 है, इधर भी सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है। तो हमें करना क्या होगा, ध्यान दो। अब इसके आगे 3 लगा देंगे। अब ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। हाइड्रोजन कितना है, 5 2 7 एक 8 और इधर कितना है 5 और 3 का 2 से गुणा होगा। ठीक है, 3 का 2 से गुणा होगा, कितना होगा 6 11 है। और इधर कितना है 5 2 7 और 3 10 और 11 इधर भी है। ठीक है, तो रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। तो हमने जब एथिल एमीन, इसका नाम है एथिल एमीन, ठीक है, एथिल एमीन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराया, इनका नाम है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, और KOH तो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो हमारा बना एथिल आइसोसाइनाइड, इनका नाम है एथिल आइसोसाइनाइड।
साइनाइड, साइनाइड बना, इसी को ही हम बोलेंगे कार्बिलेमीन अभिक्रिया, और यही होगी क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्शन। जब हम एथिलेमीन की क्लोरोफॉर्म तथा KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा। बस हो गया। अब दूसरा रिएक्शन हमारा है नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया, क्योंकि दो रिएक्शन हमें बताना था क्वेश्चन में, ठीक है। देखो लिखा है क्वेश्चन में, दिखा देता हूं बाद में प्रॉब्लम ना हो। नाइट्रस अम्ल से भी रिएक्शन आपको बताना है, तो हमें करना क्या होगा, एथिलेमीन की नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन कराना है। तो एथिलेमीन का फॉर्मूला C2H5NH2, ये एथिलेमीन हो गया। इसका रिएक्शन हमें कराना नाइट्रस अम्ल से। नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO2। ये लो हमने रिएक्शन करा दिया। क्या है भाई, किसकी उपस्थिति में कराना है, देखो दिया गया है एलिफैटिक प्राथमिक एमीन की नाइट्रस अम्ल NaNO2 प्लस HCl, इसके ऊपर जो जिसकी उपस्थिति में हमें कराना है वो NaNO2 है और प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है। इसके साथ क्रिया कराने पर नाइट्रोजन निकलती है और एल्कोहल बनता है। अब देखो एल्कोहल बनेगा, C2H5 हम ले लेंगे इधर से, C2H5 O ले लेंगे यहाँ से और H ले लेंगे तो OH हो गया, ठीक है। और प्लस बचा क्या, देखो नाइट्रोजन इधर कितना, एक और एक दो है, N2 निकल गया, और जल कितना है H2 और वो तो H2O। ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। अब देखो कार्बन कितना है 2, इधर कितना है 2, हाइड्रोजन कितना 5, 2 7 1 8, इधर कितना 5 1 6 2 8, नाइट्रोजन कितना है 1 और 1 2, इधर भी 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है 2, इधर भी 1 और 1 2 है, बस रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो यही एथिल एमीन जब रिएक्शन करेगा नाइट्रस अम्ल से, नाइट्रस किसकी उपस्थिति में, NaNO2 और HCl की उपस्थिति में, ठीक है। तो हमारा बनेगा एल्कोहल बनेगा, इसका नाम है एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल बनेगा, जल बनेगा और नाइट्रोजन निकल जाएगी, ठीक है। बस ये आपका रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, और शायद बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, 5 नंबर में ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इनको कंप्लीट कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट आज का जो ये हमारा क्वेश्चन है क्लास 12 केमिस्ट्री का, वो यहीं पर फिनिश होगा। एमीन चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे सबको मैंने आपको बताया। इससे पहले के जो चैप्टर है उनके भी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं, ढूंढोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश होगी। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।